हाँ जी, स्वागत है एक बार फिर से। नमस्कार। तो चलिए हम लोग अपनी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे कूलम लॉ के बारे में। तो हमने इससे पहले आपके साथ बात शुरू कर दी थी कूलम लॉ, और इस बारे में हमारी बातचीत का ये हिसाब किताब पहुंचा था कि कूलम जो थे वो उससे पहले के जो और प्रयास चल रहे थे, अटेम्प्ट चल रहे थे, चार्जों के व्यवहार और चार्जों की जो थ्योरी बेंजामिन फ्रैंकलिन की थी फ्लूइड थ्योरी, उसको वेरीफाई करने के लिए, न्यूटन के साथ उसकी समानता देखने के लिए ऐसे कुछ प्रयास चल रहे थे। और उसके तहत कूलम ने एक टॉर्जनल बैलेंस एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, एक बहुत ही नाजुक इंस्ट्रूमेंट, नाजुक इन सेंस जिसकी बहुत छोटे लेवल पर भी चीज़ों के इफ़ेक्ट को समझ सकता था। तो उन्होंने उस टॉर्जनल बैलेंस की सहायता से कुछ चार्ज की एडिटिव प्रॉपर्टी और कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी को मानते हुए उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया, उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज किया और फिर उन्होंने इस्टेब्लिश किया ये हमारा कूलम लॉ, जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं कूलम लॉ को। और शुरू में तो ये एक्सपेरिमेंटल लॉ था, मतलब एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया गया था, तो इसकी अपनी सीमाएं थी, अपने लिमिटेशंस थे इसके। लेकिन समय के साथ साथ ये देखा गया कि ये जो लॉ है वो केवल मैक्रोस्कोपिक लेवल पर ही काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये लॉ जो है ये हमारा माइक्रो लेवल पे भी काम कर रहा है। और आने वाले समय में एटॉमिक थ्योरी जब बोहर ने डेवलप की, एटॉमिक मॉडल, तो उसमें भी इस थ्योरी को, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को उन्होंने इंक्लूड किया था। और क्या था कूलम का मेन कंक्लूजन? कूलम का पहला मेन कंक्लूजन ये था, या पहला एक पॉस्टुलेट कह लो, या एक आधार जिसके ऊपर उन्होंने अपनी बात कही थी, उन्होंने कहा था कि ये सारी बात पॉइंट चार्ज के लिए ही सही है। तो पॉइंट चार्ज एक तरह का सिंप्लीफिकेशन था, जिसमें ये माना जाता है कि हम या तो चार्जों के बहुत छोटे से कलेक्शन के साथ काम कर रहे हैं, चार्ज बहुत थोड़ी जगह पे कहीं इकट्ठा हुए हैं, या हम जिन चार्जों की स्टडी कर रहे हैं उनसे हम बहुत दूर हैं। कुल मिलाकर के ऐसा कि वो जो जगह है वो हमें बिंदु रूप में दिखाई पड़े, तो पॉइंट चार्ज है। और आगे याद रखिएगा, यही पॉइंट चार्ज जिसके आधार पर कूलम ने अपना नियम शुरू किया, यही आने वाले समय में कूलम लॉ की कमी के रूप में भी देखा गया। और इसी वजह से हमको फिर गॉस लॉ के बारे में जाना पड़ा। तो एक समान सा सोच ये है, एक तर्क ये कहता है कि अगर ऑलरेडी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए कूलम लॉ था, तो फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए गॉस लॉ क्यों डेवलप किया? तो उसके कुछ कारण इस अजम्पशन से मिलते हैं। खैर, इस अजम्पशन के आधार पर अपनी बात शुरू करते हैं। तो पॉइंट चार्ज होता है, तो अगर हमारे पास एक चार्ज है इस तरह से, मान लो इसका मैग्नीट्यूड Q1 है, और एक दूसरा चार्ज है इस तरह से जिसका मैग्नीट्यूड Q2 है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? वो प्रोपोर्शनल होगा इनके मैग्नीट्यूड और इस दूसरे चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। मतलब ये प्लस है या माइनस है, अभी इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड मतलब कितना है, 2 टाइम 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, या 50 टाइम है, बट प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं। उसके बाद फिर हम कहते हैं जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r² से। 1/r² का दिखना एक बहुत बड़ा नियम था, क्योंकि ये वैसा ही गुण शो कर रहे थे जैसा कि न्यूटन ने बताया था। न्यूटन ने बताया था कि मास जो होते हैं वो एक दूसरे से इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी 1/r² की प्रॉपर्टी के साथ जुड़ते हैं। इसका मतलब ये होता है, अगर दो मास एक दूसरे से दूर ले जाएं, तो जब दूर जाओगे, मान लो दो मास है, ये एक हमारा एक मास है, दूसरा मास है, इसको दूर करोगे तो आर, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी। जैसे इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो 1/लार्ज होगा, स्क्वायर होगा तो और तेजी से बढ़ेगी, तो 1/लार्ज इज स्मॉल। तो अगर ये क्वांटिटी लार्ज होगी, डिनोमिनेटर लार्ज होगा, तो उस स्थिति में आपका एफ स्मॉल होगा। तो जब दो मास एक दूसरे से दूर ले जाए जाते हैं तो उनके बीच का अट्रैक्शन कमज़ोर पड़ता है। ऐसे ही दो चार्ज अगर एक दूसरे से दूर ले जाए जाते हैं तो उनके बीच में जो भी बल काम कर रहा होता है वो 1/r² के नियम से घट रहा होता है। और ये जो नियम था ये बिल्कुल न्यूटन के इस ग्रेविटेशनल लॉ से मिलता जुलता था। तो जो शुरुआती प्रयास हुए थे कि देखा जाए हमारे जो चार्ज हैं क्या वो बिल्कुल पूरी तरह से न्यूटन जैसे लॉ फॉलो करते हैं, तो कुछ हद तक यहाँ पर हमें उसकी एक सिमिलरिटी दिख रही है। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारे सामने बनता है कि व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ बिटवीन न्यूटन्स लॉ एंड ग्रेविटी एंड कूलम्स लॉ? इसमें समानताएं क्या हैं? तो समानताओं के आधार पर तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों इनवर्स स्क्वायर हैं, मतलब 1/r² पर दोनों ही फोर्स डिपेंड करते हैं, चाहे न्यूटन्स लॉ हो चाहे कूलम लॉ हो। सिमिलरिटी एक तो ये हो सकती है।
डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस कुछ ज़्यादा हैं, जैसे कि यहाँ हमारे पास चार्ज प्लस माइनस हो सकते हैं लेकिन मास प्लस माइनस नहीं होते। तो प्लस माइनस चार्ज होने की वजह से फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। तो हम आगे बढ़ेंगे, जब खत्म कर रहे होंगे इस टॉपिक को तब हम वो चीज़ें एक बार यहाँ पर समराइज कर लेंगे। तो हाल फिलहाल एफ जो है यानी कि दो चार्जों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो इस नियम के हिसाब से है, चार्जों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट और उनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर। दोनों को एक साथ रखोगे तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ पर यूज हो रहा है। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं यहाँ पर तो हम एक कांस्टेंट K यूज करते हैं। अब देखो बच्चों, ऐसा है कि समय के साथ साथ ये जो कांस्टेंट्स हैं, जो मेजरिंग यूनिट हैं, इनका इतिहास रहा है। जैसे कि किसी ज़माने में फुट पाउंड सेकेंड चलता था। आप एक फुट वजन को पाउंड में नापते थे, दूरी को, समय को सेकंड में नापते थे। फिर सेंटीमीटर ग्राम सेकंड की यूनिट आई, तो फुट पाउंड सेकंड से फिर हम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है, और आज हम मीटर किलोग्राम सेकंड की तरफ जा रहे हैं। मतलब हम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में हम आज मीटर किलोग्राम सेकंड में है। इसका मतलब ये है कि वजन को, दूरी को मीटर में नापेंगे, वजन को हम किलोग्राम में नापेंगे और समय को हम सेकंड में नापेंगे। ये इनकी बेसिक यूनिट्स हैं। इस तरह से MKS सिस्टम्स कहते हैं। अब इन सिस्टम को समय के साथ साथ बदला गया, अडॉप्ट किया गया, और इस अडॉप्शन का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव था वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रभावों की वजह से था। अगर आपको कभी दिमाग में ये आए कि आखिर ये इस तरह से यूनिट चेंज क्यों की गई, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि जो चल रहा था वही चलने दिया जाता? अगर हमारे पास फुट पाउंड सेकेंड या CJ सिस्टम चल रहा था तो चलने दिया जाता, क्यों ऐसा हुआ? तो ज़रा सा एक बहुत ही छोटी समरी में हमें कह दूं कि हम एक ज़माने में ऐसे जी रहे थे जब हमें लग रहा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक अलग तरह के फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स एक अलग तरह के फोर्स है। ये दो अलग अलग तरह के फोर्स हैं, और जिस ज़माने में हम इन दोनों फोर्सेस को अलग मानते थे उस ज़माने में भी, ये न्यूटन के बाद का समय है, उस ज़माने में भी हम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड इस तरह की यूनिट इस्तेमाल करते थे। यानी जिस ज़माने में ये कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में था, कन्फ्यूजन कह लो या इस तरह की भ्रांति हमारे दिमाग में थी, उस समय में हम CJ सिस्टम फॉलो करते थे। समय के साथ साथ पता चला कि ये दो अलग अलग तरह के फोर्स नहीं है। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दो डिफरेंट फोर्स नहीं है। मैक्सवेल ने कहा एक फोर्स होता है जिसका नाम रखा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हम इसको मैक्सवेल फोर्स भी कह सकते थे, हम इस फोर्स को मैक्सवेल फोर्स भी कह सकते थे, बट ऐसा नहीं कहा उन्होंने, इसका साइंटिफिक नाम पसंद किया रखना। तो एक फोर्स होता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एक पहलू होता है इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा पहलू होता है मैग्नेटिक फोर्स। आप समझ लो एक सिक्का है, जैसे हमने कहा ये सिक्का है, इसकी कीमत 1 रुपया, 1 रुपये का सिक्का है मान लो, इसकी कीमत 1 रुपया है, लेकिन इसके दो पहलू हैं, एक हेड है एक टेल है, एक रफ है एक स्मूथ है। तो किसी समय आपको ऐसे दिख रहा है तो आप इसका स्मूथ पोर्शन दिख रहा है, कभी ऐसे दिख रहा है तो इसका आपको रफ पोर्शन दिख रहा है। बट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, दिस डस्टर इज इम्पॉर्टेंट। ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है, इसके दो पहलू हैं। पहलू मतलब समझ रहे हो ना, इनकी स्थितियाँ, एक स्थिति में ये आपको ऐसा दिख रहा है, दूसरी स्थिति में ये आपको ऐसा दिख रहा है। तो आप अगर ये क्वेश्चन पूछो कि हम डस्टर कैसा है, तो हम कहेंगे ये कैसा सवाल है, डस्टर कैसा है। सवाल ये है कि डस्टर को आप कब देख रहे हो, किस जगह से देख रहे हो। डस्टर यही है, हम देख रहे हैं तो हमें इसका स्मूथ सरफेस दिख रहा है, आप देख रहे हो इसका रफ सरफेस दिख रहा है। तो अब अगर मैं निर्णय बना लूँ कि नहीं डस्टर तो स्मूथ है, तो वह भी सही नहीं है। आपने फैसला कर लिया कि डस्टर रफ है, ये भी सही नहीं है। डस्टर है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इसका कौन सा पहलू किस स्थिति में दिख रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट स्टोरी। तो मैक्सवेल कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक फंडामेंटल फोर्स है। उस फोर्स का एक पहलू है इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा पहलू है मैग्नेटिक फोर्स। तो समय के साथ लोगों ने क्या, आप देखो समय देखो कैसे हुआ। एक ज़माना जब हम ये जानते थे कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स अलग अलग चीज़ें हैं, आखिर में हमने क्या पता किया, मैक्सवेल ने हमको ये बताया कि अलग अलग तो नहीं, क्या एक ही चीज़ के दो रूप हैं, ये एक ही चीज़ के दो पहलू हैं। जैसे वो सुपरमैन और पीटर पार्कर, क्या नाम है उनका, एक ही व्यक्ति के दो पहलू हैं, वैसा ही कुछ है। तो इस तरह से जब हमारी सोच बदली, हमारी सोच बढ़ी, मैं तो कहूँगा बढ़ी, तो फिर हमको लगा कि अब ये सब चीज़ें हम इसको फंडामेंटली अपनी मैथमेटिक्स में कैसे डालें।
अब ये सब चीज़ें, ये जो नई चीज़ थी इसको फंडामेंटली अपनी मैथमेटिक्स में कैसे डाला जाए। हम हर इक्वेशन के अंदर ये बात डालना चाहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ये अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। तो देखो इस फॉर्मूले में देखो गुंजाइश कहाँ है। चार्ज के मैग्नीट्यूड पे आप कुछ कर नहीं सकते, डिस्टेंस पे आप कुछ कर नहीं सकते। ये एक ऐसी क्वांटिटी है जहाँ पर हमारे पास गुंजाइश है कि हम अपनी इस नई समझ को इसके अंदर इंक्लूड कर दें। तो कूलम के बाद और भी बड़े बड़े लोग आए, हैविसाइड थे, और उसके बाद फैराडे का भी ज़माना था। हैविसाइड थे, फैराडे थे, मैक्सवेल थे, हर्ट्ज थे, बहुत लोग आए और उन्होंने एक चीज़ और देखी कि जो फोर्स होता है ये साथ ही साथ जिस मीडियम में चार्ज रखा है उस मीडियम पर भी डिपेंड करता है। मतलब आप अपना प्रयोग, आप क्या प्रयोग कर रहे हो, दो चार्ज ले रहे हो, उन दो चार्जों को दूर कर रहे हो, उनके बीच का फोर्स देख रहे हो, उन दो चार्जों को पास ला रहे हो, उनके बीच का फोर्स देख रहे हो, उन दो चार्जों के बीच की दूरी को फिक्स करके आप उनकी क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, तो देख रहे हो फोर्स कितना है। लेकिन सवाल ये आप कर कहाँ रहे हो, ये जो अगल बगल का माहौल है ये कैसा है। तो हमने कहा कि भाई वैक्यूम है, वैक्यूम है, वैक्यूम में ऐसा हो रहा है। तो वैसे तो वैक्यूम की मतलब हम कहते हैं वैक्यूम एक ऐसी जगह है जो खाली है, मतलब देर इज़ नो नथिंग, नथिंग है वेयर देयर इज कॉल्ड द वैक्यूम। बट फिर अगेन थ्योरेटिकल या हमारी जो समझ थी वो कहा गया कि जो हमारा वैक्यूम है इसकी भी अपनी कुछ प्रॉपर्टी है। ठीक है, खाली है तो खाली है, मान लिया खाली है, वहाँ कोई गैस मॉलिक्यूल नहीं, वहाँ कोई चार्ज नहीं रह सकते, खाली है। लेकिन खाली होने के बावजूद भी वहाँ ऊर्जा है, वहाँ फील्ड है, और वो ऊर्जा हर तरफ मौजूद होती है। तो खैर मैं थोड़ा डीपर साइड में जा रहा हूँ, बट इतना आप समझिए कि जिस ब्रह्मांड को हम खाली कहते हैं असल में वो खाली नहीं है। अगर हम थोड़ा और टेक्निकल होकर बात करें तो हम कहेंगे कि हमारे ब्रह्मांड में डार्क मैटर भरा है, डार्क एनर्जी भरी है। डार्क मतलब कोई बुराई वाली एनर्जी नहीं, डार्क एनर्जी वो जिसको कि जो हमारे सामने ऐसे सिग्नल नहीं देती जिसको कि हम पहचान सके। जैसे एक व्यक्ति अंधेरे में खड़ा है तो उसको आप देख नहीं सकते, वो जब अपने आगे आएगा, अपने ऊपर प्रकाश पड़ने देगा, और प्रकाश उसके चेहरे से टकरा के आपकी आंखों पर जाएगा, तब आप उसको देख पाओगे। ठीक है, तो अंधेरे में अंदर है, उस पर रोशनी नहीं पड़ रही है, तो वस्तु है, वो व्यक्ति है, बट आपको नहीं दिख रहा है। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड डार्क एनर्जी, डार्क मैटर। तो कुल मिला के आप इतना समझे रहो कि जो निर्वात है या जिसको हम वैक्यूम कहते हैं, जिसको हम फ्री स्पेस कहते हैं, उसकी भी अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है? उसकी अपनी कुछ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है, उसकी अपनी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए हम दो वैल्यू यूज करते हैं। एक होता है परमिटिविटी, एक होता है परमिएबिलिटी। तो परमिटिविटी इज व्हाट? परमिटिविटी इज इट इज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स ऑफ द वैक्यूम या फ्री स्पेस। तो जो हम ब्रह्मांड या फ्री स्पेस की जिसको हम बात करें, जहाँ कुछ नहीं है, कोई गैस मॉलिक्यूल नहीं, कुछ भी नहीं, केवल दो चार्ज रखे हैं और कुछ नहीं है, तो उस फ्री स्पेस की जो इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स है वो इस टर्म से रिप्रेजेंट होता है, और उसका जो मैग्नेटिक रिस्पॉन्स है वो इससे रिप्रेजेंट होता है। आगे अभी यूनिट खत्म करेंगे, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी तक पढ़ेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में कुछ बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लो कि अगर हमने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, और हमने मीडियम के रूप में अगर फ्री स्पेस को चुन रखा है, तो हमें एप्सिलॉन का यूज करना पड़ेगा। तो यानी कि एफ इलेक्ट्रिक, अगर हम इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहें या ई लिख दें, E is for electric, it is K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अब हमारे सामने रास्ता ये है कि K के थ्रू हम मीडियम का गुण इसमें डाल सकते हैं। तो क्या सीधे सीधे K को हम लिख दें, K हटाएं यहाँ पर, और इसमें हम एप्सिलॉन नॉट लिख दें। अरे भाई अगर डिपेंड करता है तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन फिर एक्सपेरिमेंट हुआ, कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, इसमें कुछ 1/एप्सिलॉन का ऐसा आता है कि अगर आप इस परमिटिविटी को बढ़ाते हो तो फोर्स घटता है, इसको घटाते हो तो फोर्स बढ़ता है। एक्सपेरिमेंट के थ्रू आ गया, मतलब हमने फ्री स्पेस किया, पानी में किया, अलग अलग जगहों पे किया, तो हम इस तरह से आए। लेकिन फिर हम यहाँ पर एक और टर्म जोड़ते हैं 4 पाई। तो हमारे पास जो K होता है, K कैसे कन्वर्ट हो गया? K कन्वर्ट हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन में। अब फिर हमारे सामने एज अ स्टूडेंट आपके सामने भी ये एक सवाल आता होगा कि सर मतलब ये बड़ा अजीब सा कुछ हो रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट लगाना ही था, तो वाई आर यू पुटिंग दिस 4 पाई हेयर। तो अब फिर खैर सवाल तो आप एक मासूम दिमाग से पूछ सकते हो, लेकिन इसका जवाब कैसे आप समझोगे? तो आप जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ोगे तो आप वहाँ पाओगे कि एक कांस्टेंट होता है C, जिसकी वैल्यू होती है 1/μ
म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये एक टर्म होता है जो वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब इस C को इंक्लूड करने के लिए हम जब इलेक्ट्रिक बिहेवियर पढ़ते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन के साथ अपना काम करते हैं। आगे जब बायो सावर्ट लॉ पढ़ोगे तो आप 4 पाई अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पढ़ोगे, इस तरह से आप करोगे तो वहाँ पे 2, और अगर आप इन दोनों को आपस में डिवाइड करो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो आप देखोगे ये 4 पाई कट जाएगा, एप्सिलॉन म्यू नॉट हो जाएगा जो कि 1/c² आएगा जो यहाँ से है। और ये C जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अगर अभी इस लेवल पर, जिस लेवल पे आप हो, 11th पास करके आए हो और 12th की शुरुआत कर रहे हो और जेई को अपना टारगेट बनाए हो, अभी भी आपके पास इतना मैक्सवेल इक्वेशन का बैकअप नहीं है, अगर उस तरह के वेक्टर कैलकुलस का बैकअप नहीं है जो आप एग्जैक्टली 1/4 पाई एप्सिलॉन के पीछे का जो असली कारण है वो समझ सको। बस इतना बच्चों आप समझ लो कि ये 1/4 पाई, दिस 4 पाई इज एसोसिएटेड विद सम मैथमेटिकल प्रोसेस, या इसको हम सामान्य भाषा में कहें ये 3 डायमेंशनल सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता हुआ एक पैरामीटर है। कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आगे बताऊंगा इसको, हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ती है ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ना किसी जेई लेवल या एडवांस लेवल की प्रॉब्लम या और कुछ सॉल्व करने में। तो इलेक्ट्रिक चार्जों के बीच में जो फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, जहाँ एप्सिलॉन जो है वो कैसे मौजूद है, एक मीडियम की प्रॉपर्टी के रूप में मौजूद है। और हमारा मीडियम कैसा है, जिसको हम कहते हैं फ्री स्पेस, सामान्य रूप से ऐसी जगह जहाँ पर डेंसिटी कुछ है नहीं, ना के बराबर आप कुछ मानो। लेकिन तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कहीं एक कोई चैम्बर है जिसके अंदर आपने वैक्यूम क्रिएट कर दिया है, उनके बीच में Q1 और Q2 चार्ज है, तो ये वैक्यूम है, इसकी अपनी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एप्सिलॉन नॉट है, और इनके बीच में अगर दूरी r है तो F जो होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई r² के फॉर्मूले से होगा। मान लीजिए आपने इसके अंदर कोई गैस भरनी शुरू कर दी, कोई इनर्ट गैस भरनी शुरू कर दी जो इन Q1 Q2 से रिएक्ट ना करे, तो अब इसके अंदर हमारी कोई गैस भर गई है, और गैस भरने का मतलब है इस जगह का जो वातावरण है वो बदल गया है। अगर वातावरण बदल गया है तो उस वातावरण का जो परमिटिविटी है वो भी बदल जाएगा, पहले फ्री स्पेस था बदल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपका फॉर्मूला यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना हो करके 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो एप्सिलॉन है ये एप्सिलॉन नॉट से कैसा है, समान रूप से ज़्यादा होता है। तो अगर एप्सिलॉन नॉट ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि जो मीडियम के साथ फोर्स था और जो पहले इलेक्ट्रिक फोर्स नॉर्मल था 1/4 पाई नॉट Q1 Q2, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। जाहिर सी बात है, जब फ्री स्पेस था तो ये फोर्स लग रहा था, जब आपने वहाँ पर कोई वातावरण बना दिया तो अब ये फोर्स लग रहा है। Q1 Q2 R कुछ नहीं चेंज किया, लेकिन आपने ये चेंज कर दिया, एप्सिलॉन की जगह पर एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एप्सिलॉन यूज कर लिया। अगर हमें लॉजिक लगाएं कि एप्सिलॉन ज़्यादा है तो इसका जाहिर से मतलब है कि ये वाला टर्म जो होगा ये ज़्यादा है तो ये स्मॉल होगा, यानी कि जो मीडियम के साथ जो चार्जों के बीच का फोर्स है वो लेस होगा बिना मीडियम के जो चार्जों के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। इसीलिए हम अपना एक्सपेरिमेंटल जो हम अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या जो भी हम अपना ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं वो किन परिस्थितियों में हम ले रहे हैं, किन हालातों में हम उस ऑब्जर्वेशन को ले रहे हैं, इसका भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण असर पड़ता है हमारे साथ। तो ये हो गया हमारे पास एक बहुत ही शुरुआती लॉ के बारे में, फैराडे कूलम लॉ के बारे में बात हो गई है। चलिए अब आते हैं अपने एनसीईआरटी की किताब पर, जो उन्होंने बताया है जरा उसको भी पढ़ लेते हैं। तो वो यहाँ पे लिख रहे हैं कि द कांस्टेंट k जो कि पहले यूज हुआ है इज यूजुअली पुट एज k = 1/4 पाई एप्सिलॉन फॉर लेटर कन्वीनियंस। अब लेटर आगे आने वाले समय में कुछ सुविधाएं होंगी, इसीलिए हमने k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन
कर दिया है। अब क्या सुविधा होगी? वो सुविधा ये होगी कि आगे आने वाले समय में जब आप मैक्सवेल की थ्योरी पढ़ोगे, मैक्सवेल की इक्वेशन पढ़ोगे, और मैक्सवेल की इक्वेशन में आप देखो कैसे मैक्सवेल की इक्वेशन से लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये प्रूफ किया जाएगा, तो उस प्रूफ के अंदर आपको ये फ़ायदा पहुंचेगा कि जैसे आप कूलम लॉ का ये टर्म यूज करते हो, बायो सावर्ट लॉ का वो जो दूसरा टर्म यूज करते हो, ऑटोमेटिकली वो आपस में मिक्स होकर के वेलोसिटी ऑफ लाइट का टर्म दे देते हैं। दैट इज़ द अल्टीमेट थ्योरी, एम है इस पूरी पढ़ाई का आगे जा करके। सो द कूलम्स लॉ इज रिटन एज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। सो द कूलम लॉ इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ मतलब ये मॉड से ही है, इनके मैग्नीट्यूड से मतलब है। एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एज आई टोल्ड यू, परमिटिविटी मतलब एबिलिटी टू परमिट, ऐसे आप मान सकते हो। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इन SI यूनिट इज, इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहीं से निकल के आया है। अगर आप ये न्यूटन है इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और इससे नीचे कर दो कूलम स्क्वायर। चूँकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको यहाँ ले जाओ, इसको वहाँ ले जाओ, यही आपका वैल्यू आ जाएगा। अभी इसको ऐसे याद रखना, इसे 8854 याद रखो, 8854 इस तरह से याद रखो। बस एक चीज़ और याद रखो कि माइनस इधर लग जाएगा। तो अब मतलब कैसे आप याद रखो इसको वो आपके ऊपर है। हालांकि ये दिया रहता है क्वेश्चन पेपर में इन एसेंशियल कांस्टेंट में। सिंस फोर्स इज अ वेक्टर, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेज कि भाई असल में जो फोर्स होता है ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब क्या है? इसके अंदर आपको डायरेक्शन की भी जानकारी देनी है और इसके अंदर आपको मैग्नीट्यूड की भी जानकारी देनी है। जैसे अगर हमने कहा मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लखनऊ से इलाहाबाद जा रहा हूँ, मान लो। तो जैसे मैंने कहा लखनऊ से इलाहाबाद जा रहा हूँ, तो अगर आप मैप में देखोगे तो आप मैप में एक दिशा वहाँ जोड़ सकते हो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है या साउथ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जैसे भी आपको एक दिशा वहाँ पर दिख सकती है। तो जैसे मैंने कहा अगर मैं कहूँ मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा हूँ, तो किस तरफ जा रहे हो नहीं बताऊँगा मैं आपको। तो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा सिर्फ आपको मालूम है, यानी मैग्नीट्यूड मालूम है, दिशा नहीं मालूम है। तो यानी मेरी जानकारी कैसी है? स्केलर के फॉर्म में है। हमने कहा कि हम इस दिशा में जा रहे हैं, या हमने बता ही दिया कि मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ या मैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको डायरेक्शन भी बता दी। अभी तक हम क्या देख रहे थे? अभी तक हम खाली ये कह रहे हैं कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, उनके बीच की दूरी कितनी होगी, उन मीडियम का प्रभाव कैसा होगा। तो यानी ये सब कुछ जो हमने अभी तक बच्चों आपको बताया है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताया है। नाउ व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? डायरेक्शन हम कैसे बताएं? अगर हम मैग्नीट्यूड के अंदर डायरेक्शन को मल्टीप्लाई कर दें तो हम इसको ऐसे वेक्टर लिख सकते हैं। आपको मालूम होगा कोई वेक्टर अगर ए लिखा है तो इसका मतलब है उसमें एक हिस्सा होगा उसके मैग्नीट्यूड का, ठीक है ना, और दूसरा हिस्सा होगा, अगर हम ए कैप कहें, दूसरा हिस्सा होगा बच्चों इसके अंदर डायरेक्शन का। तो दो हिस्से होते हैं, मैग्नीट्यूड का एक हिस्सा होता है, डायरेक्शन का एक हिस्सा होता है। तो किसी वेक्टर क्वांटिटी के अंदर ऐसा होता है। तो अब सवाल ये है कि फोर्स किस पे डिपेंड करता है, कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, तो आपने बता दिया। नाउ व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स? तो अगेन अब हमारे सामने फिर है, जब दिशा बताने की बात आएगी तो फिर हम एक कन्वेंशन फॉलो करेंगे, और फिर मैं यही कहूँगा ये एक ऐसा कन्वेंशन है जो आगे आने वाले समय में हमारी काफ़ी सहायता करेगा। तो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से हम एक कन्वेंशन यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। ज़रा देखेंगे वो कन्वेंशन क्या है। देखो बच्चों, जैसे F के बारे में बात आती है, हम पहले चार्ज के बारे में बात करें। हमारे पास एक चार्ज Q1 था, इनको जोड़ती हुई लाइन ये थी, और ये हमारे पास चार्ज Q2 है, ठीक है। एक चीज़ और जो कूलम ने ऑब्जर्व की थी कि अगर एक जैसे कूलम क्या, उनसे पहले के लोग गिलबर्ट और उससे पहले वो जो आपके ये थे फ्रैंकलिन थे और कैवेंडिश जो थे, ये सब लोग इसको फॉलो देख रहे थे। तो ये पा रहे थे कि चार्जों के बीच में अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी होता है। और ये भी जान गए थे वो लोग कि अगर चार्ज एक जैसे होते हैं तो रिपल करते हैं, और चार्ज अलग अलग तरह के होते हैं
तो अट्रैक्ट करते हैं। तो अच्छा, अगर मान लो कि हमने इसको प्लस किया और इसको माइनस किया, तो ये चाहेगा कि इस तरफ आए और ये चाहेगा कि इस तरफ जाए। तो जैसे ही दोनों चार्जों का नेचर अलग अलग होता है, दे स्टार्ट टू अट्रैक्ट ईच अदर। दिस इज द नेचर, दिस इज हाउ नेचर वर्क। ऐसा ना हुआ होता तो एटम ही ना बनते। ऐसा, ये जरूरी है, ये प्रकृति का नियम है और ये हर तरफ फॉलो होता है। चाहे आप जेंडर्स में देखें, चाहे आप जानवरों को देखें, चाहे आप इंसानों को देखें, किसी भी जीव को देखें, किसी भी जीवित प्राणी को देखें, वहाँ पर जो अपोजिट जेंडर्स होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब वो अपोजिट जेंडर कह लो या अपोजिट तरह के फोर्स, अपोजिट तरह की क्वांटिटीज़ कह लो, अपोजिट तरह की एंटिटी कह लो, एनीथिंग यू कैन से। तो वैसा ही यहाँ पर भी है, अपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर। तो यानी कि अगर इस पे फोर्स लग रहा है, ये मान लो पार्टिकल नंबर 1 है, ये पार्टिकल नंबर 2 है, यहाँ Q2 लिखा है तो पार्टिकल नंबर 2 है, ये पार्टिकल नंबर 1 है। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स किस पे लग रहा है? ये फोर्स हम कहेंगे ये फोर्स किस पे लग रहा है और किसके द्वारा लग रहा है। तो असल में ये जो जब ये चलना शुरू किया तो फोर्स किस पे लगा? Q1 पे लगा। फोर्स किसके द्वारा लगा? Q2 के द्वारा लगा। तो हमारे पास जो फोर्स है इसके पास दो जगह हैं, एक जगह ये है, एक जगह ये है। पहली जगह पर हम लिखते हैं कि किसके ऊपर लगा, किसके ऊपर ये फोर्स लगा, मतलब हु इज अफेक्टेड, प्रभावित कौन हुआ, हताहत कौन हुआ इस फोर्स से। और फिर हम कहेंगे किसने लगाया, मतलब कौन ये फोर्स लगाता है। तो जैसे अगर आप कहोगे फोर्स 1 2, इसका मतलब है मैं कह रहा हूँ फोर्स, वो फोर्स जो Q1 चार्ज के ऊपर लगा, किसके ऊपर, मतलब Q1 मतलब चार्ज Q1 के ऊपर लगा, किसने लगाया मतलब चार्ज Q2 ने लगाया। तो यहाँ पर जो फोर्स है इसको जो महसूस हो रहा है वो है फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2। ऐसे यहाँ पर क्या होगा? फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1। समझ गए ना? ये याद रखना, इसको कहीं लिख लेना अपने पास कि पहली पोजीशन है किसके ऊपर, प्रभावित कौन हो रहा है। जैसे अगर आप सोचो आप गवर्नमेंट में हो, आपके पास बहुत ताकत है, आपके पास ताकत ये है कि आप एक इलाके में पानी की सुविधा देना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि हम ये योजना किसके लिए बना रहे हैं ना। आप अगर कोई प्रोसेस शुरू करने जा रहे हो तो पहले देखो तो वहाँ लोग कितने हैं और किनको सबसे ज़्यादा उसकी आवश्यकता है। फिर हम देखेंगे कि हम उसके लिए क्या करते हैं, हम किस कंपनी को हायर करते हैं, किसको हायर करते हैं। अगर आपने सोचा पहले कंपनी डिसाइड कर ली, पहले कंपनी डिसाइड कर ली, तो अब फिर हम देखते हैं किसको मदद की ज़रूरत है। तो यहाँ से भ्रष्टाचार शुरू होता है। भ्रष्टाचार की शुरुआत यही होती है। पहले हम कह देंगे अच्छा ठीक है, तुम कंपनी वाले हो, तुम्हारे पास मोटर बोरवेल बनाने की इंजन है, चलो ठीक है, तुमको हमने ठेका दे दिया कि तुम जो है यहाँ खुदाई करके यहाँ पानी के नलकूप बनाओ। अब उसको पैसा मिल गया, आपको फेवरेट कंपनी थी। उसके बाद फिर ढूंढ रहे हैं कि यार ये पानी हम पहुँचाएँ किसको, है ना। और पता चला कि उस कंपनी के उन मोटरों में उतनी क्षमता नहीं थी कि उस लेवल के, मतलब बहुत सारी दिक्कतें आ गई। आप क्या करोगे? सबसे पहले आप लोकेशन आइडेंटिफाई करो, किसको देना है, पहले उनको, जो जिनको ज़रूरत है पहले उनको। तो वही चीज़ है, किसके ऊपर लग रहा है, दिस फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट प्रायोरिटी किसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है, सेकेंड प्रायोरिटी कौन लगा रहा है। क्योंकि आने वाले समय में ऐसा भी होगा कि हम चारों तरफ से घिरे हुए, जैसे एक चार्ज है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, अब सब कोई उसके ऊपर बल लगा रहा है। तो अब तो ये मसला ही नहीं रह गया कौन लगा रहा है, अरे सभी घेरे हुए हैं। अब मसला ये है कि ये जो चार्ज बीच में फंसा है, अभिमन्यु की तरह जो चक्रव्यूह में फंस गया है चार्ज, वो कितना बल महसूस कर रहा है। इस बात को समझ पा रहे हो ना? तो इस तरह की सिचुएशन जब होगी तो हम लोग आगे बात करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, पर ये नोटेशन आपको याद रखना है। तो आपको ये मालूम चल रहा होगा कि दोनों एरो एक तरफ क्यों है, क्योंकि अगर हम इसको ना देखें, इस एरो को ना देखें, तो ये प्लस चार्ज था, ये माइनस चार्ज है। माइनस कह रहा आओ भाई इधर आओ और मेरी तरफ आओ, तो ये इधर जाना चाह रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप इसको ना देखें तो जो Q2 चार्ज है इसको भी चार्ज करा है, आओ तुम भी मेरी तरफ आओ, तो ये भी इसी बल से इसी तरफ मूव करेगा। लेकिन जब दोनों को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि दोनों चार्ज एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि F21 की डायरेक्शन इज अपोजिट टू
F12 की डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, और इसकी डायरेक्शन नहीं उल्टा बोल रहा हूँ मैं, राइट, इसकी डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट और इसकी डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, अपोजिट है एक दूसरे के। अच्छा चलो मान लो अगर ये दोनों प्लस होते, दोनों प्लस होते तो ये कहता भाई दूर जाओ, थोड़ा दूर बैठो, इतना चिपक के ना बैठो। तो ऐसा होता कि जब ये यहाँ है तो ये कहता भाई जरा दूर बैठो, तो ये इसको आप इधर ढकेल रहे होते, तो इसके ऊपर फोर्स यानी कि सेकंड चार्ज के ऊपर फोर्स फर्स्ट चार्ज की वजह से लगता ये होता। और ऐसे ये भी कहता भैया तुम भी किनारे खिसक जाओ, चढ़े आ रहे हो ऊपर हमारे, तो ये भी इधर ही होता। तो ये होता एफ फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो यहाँ देखो ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो फिर यही नियम साबित हो रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि समानताएं एक और हमने पाली न्यूटन के फोर्स, न्यूटन के नियम के हिसाब से और चार्जों के बीच में, कि जैसे न्यूटन कहते हैं कि एक्शन रिएक्शन, अगर मैं दीवार को जिस बल से ढकेल रहा हूँ उसी बल से दीवार भी मुझे वापस ढकेल रही है, तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, और वो यहाँ पे काम ही कर रहा है। यानी कि जब अट्रैक्शन की बात थी तो चार्ज Q1 Q2 को जितने प्रेम से अपनी तरफ बुला रहा था, चार्ज Q2 भी Q1 को उतने ही प्रेम से अपनी तरफ खींच रहा था। ठीक है, दोनों की जो बल की दिशा थी ये ऐसी थी, ये ऐसे थी, एक दूसरे की तरफ से मतलब अपोजिट ही मान लो, और इसीलिए एक दूसरी तरफ आ रहे थे। और जब दोनों सेम चार्ज हो गए तो दोनों की दिशाएं इस तरह से हो गई, वापस बाहर की तरफ चली गई। तो इस तरह से हम ये पाते हैं कि एक्शन रिएक्शन का जो नियम है वो एक्शन रिएक्शन का नियम इन चार्जों के द्वारा फॉलो होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई यहाँ पे। अब हम इसका वेक्टर नोटेशन फॉलो करते हैं। जरा देखो, थोड़ी देर के लिए जरा सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचो कि एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, और आप एज अ ऑब्जर्वर आप दोनों चार्ज को देख रहे हो, और आप सोचो आप किसी एक चार्ज के ऊपर यहाँ बैठे हो, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो एज अ ऑब्जर्वर, आप चार्ज Q1 पे बैठे हो। तो आप देख रहे हो यहाँ बैठे हो, तो आपको इस चार्ज की दूरी कितनी दिखाई पड़ रही है, R, या आप अपने आप को यहाँ बैठा हुआ मान सकते हो, आप यहाँ बैठे हुए मान सकते हो, तो भी इन दोनों के बीच की दूरी R है। लेकिन क्या ये हर बार जरूरी होगा कि हम जहाँ खड़े हों चार्ज पे ही खड़े हों? ये भी तो हो सकता है, जैसे अभी हम यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ खड़े हैं, तो हम यहाँ से एक चार्ज Q1 देख रहे हैं, यहाँ से एक चार्ज Q2 देख रहे हैं, आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से देख रहे हैं। अब अगर हमें इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है तो फोर्स निकालने के लिए इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी मालूम होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि हम यहाँ से इसकी दूरी निकाल सकते हैं, मान लो R1, और यहाँ से इसकी दूरी निकाल सकते हैं R2। हम जा करके बैठ नहीं सकते वहाँ पर, यहीं खड़े खड़े उनके बीच की दूरी देख रहे हैं। लेकिन हमको ये तरीका मालूम है कि अपने से Q1 की दूरी हमको मालूम है, अपने से Q2 की दूरी मालूम है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में दोनों चार्ज रुके हुए हैं। तो ठीक है, तो अब वेक्टर डायग्राम का जो लॉ है वो ये कहता है कि आप यहाँ पर R12 डिफाइन कर सकते हो। R12 इज डिस्टेंस फ्रॉम वन टू चार्ज 2, ऐसा डिफाइन करें। ऐसे F12 होता तो फोर्स ऑन वन बाई चार्ज 2, ऐसे R12 है डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट चार्ज टू सेकेंड चार्ज। तो अगर मैं इसको एज पर आपके इस रूल के हिसाब से कहूँ, तो अगर हम यहाँ पर कहें डिस्टेंस, अगर इस डायग्राम के हिसाब से बताएं तो ये ऐसा है, ये डायग्राम के हिसाब से, ऐसा ना हो कि हमारा कन्वेंशन तुम्हारे कन्वेंशन से क्लैश कर जाए। तो हमने कहा ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और ये हमारा है, तो ये हो गया R2 और यहाँ पर है R1, और इस पे फोर्स लग रहा है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इस तरफ दोनों सेम टाइप के हैं, और यहाँ लग रहा है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आपके पास ये वैल्यू है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ये R21 है, R21 है, R21 मतलब हम इस तरह से ले रहे हैं R21
R21, तो ये कितना हो जाएगा R2 माइनस R1। इस तरह कन्वेंशन हम फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप R2 ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को मालूम डिवाइड माइनस करते हो तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है R2 1। तो ये कितनी है, ये पहला पोजीशन है कि किसकी तरफ, किस चार्ज की तरफ, Q2 चार्ज की तरफ, किस चार्ज के द्वारा, Q1 चार्ज के द्वारा। तो अगर आप वेक्टर डायग्राम बनाना चाहोगे तो यहाँ एक वेक्टर ऐसे लगाओगे, एक वेक्टर ऐसे लगाओगे और एक वेक्टर ऐसे लगाओगे। तो ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। इस ऑब्जर्वेशन से एक एरो ये है, एक एरो ये है और ये जो एरो है वो ये है। एरो का मुंह किसकी तरफ है, 2 की तरफ, क्योंकि पहला पोजीशन 2 है। जैसे मैंने बताया कौन, जैसे हमने कहा नहीं था फोर्स अगर F21 का मतलब है कौन प्रभावित हो रहा है, चार्ज 2 किसके द्वारा प्रभावित हो रहा है, चार्ज 1 के द्वारा। ऐसे ही अगर हमने लिखा R21, इसका मतलब है हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट से इस चार्ज R2 में से इस डिस्टेंस घटा रहे हैं। तो हम ये जो एरो बनाएंगे उस एरो का टिप किसकी तरफ होगा, जो प्रभावित हो रहा है, यानी कि जो चार्ज Q2 है। इस तरह कन्वेंशन हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम दूसरी तरह से डिफाइन करना चाहें, अगर हम R12 डिफाइन करना चाहें तो हम लिखेंगे R1 माइनस R2। इस प्रकार से हमारे पास ये दोनों वैल्यू हो जाएंगे। अब इसका होगा तो आपका जो आप जब एरो बनाओगे वो इधर बनेगा, क्योंकि R12 का एरो जो है वो चार्ज Q1 की तरफ बनेगा फ्रॉम Q2। तो अगर मैं इसको ऐसे बताऊं, ये है, अगर ये एरो जो है ये R21 को दिखा रहा है, जबकि इधर चार्ज 2 है, इधर चार्ज 1 है। और जो ये एरो है ये R12 को दिखा रहा है, इधर चार्ज 1 है, इधर चार्ज 2 है। साफ साफ दिख रहा है कि इसकी दिशा उल्टी है। तो R21 इज इक्वल टू माइनस R12। ये देखो आपको साफ साफ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। दोनों की डिस्टेंस जो है वो एक दूसरे से अपोजिट है। मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मैं बात करूं तो R12 ये R वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा R12 यूनिट वेक्टर हो जाएगा। इसकी बात करूं तो माइनस R12 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा R12 ये उल्टा लिख दिया, R21 है तो ये जाएगा R21 और इसका यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, ये दूरी इससे इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी तो सेम होगी। तो यानी मैग्नीट्यूड वाला जो टर्म है वो कट जाएगा। तो R12 की यूनिट डायरेक्शन और R21 की यूनिट डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं, वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो आपके पास जो पैराग्राफ लिखे हुए हैं, ये जो पेज नंबर 8 के जो पैराग्राफ है वो यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे लिखा हूँ, आप देखिएगा एक्सरसाइज है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स R21 एंड R12 इज डिनोटेड बाई दिस R21 R12 रिस्पेक्टिवली, और दोनों सेम है। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द वेक्टर टू डिनोट द डायरेक्शन फ्रॉम 1 to 2 और फ्रॉम 2 to 1। आप ऐसे लिख सकते हो और आखिरी में आप यही लिख रहे हो कि R12 is opposite to the R21. Coulomb force law between 2 point charges Q1 and Q2 located at R1 and R2 respectively is then expressed as। कैसे लिखोगे जरा देखो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर मैं इस डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो बच्चों, ऐसा है कि अगर इस बार का आप जेईई एडवांस का पेपर देखो तो जेईई एडवांस का पेपर है, उसमें एक पेपर 1 या पेपर 2 की मैं बात करूं, ऐसे कोई पेपर है, उसमें जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन आया था ज्योमेट्री के ऊपर। मतलब एक डाइपोल को डिस्प्लेस कर दिया है, तो ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन थे। और ये क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन इस पे बनते हैं। हम ज्योमेट्रिकली चार्जर को रखते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस वगैरह को कैलकुलेट करवाते हैं। तो अगर हमने एक चार्ज लिखा है, दिस इज Q1, यहाँ चार्ज लिखा है Q2, तो ये जो दिशा है ये कौन सी दिशा है, R21 की। और ये जो फोर्स है ये कौन सी दिशा है, F21 की। तो देख रहे हो F21 की फोर्स और R21 की दिशा एक ही जैसे है। तो अगर हम F21 फोर्स लिखें, F21 फोर्स वेक्टर लिखें तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 मॉड ऑफ Q1 Q2 बाई R। अब ये कौन सी R है, ये वाला R21 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R21 का यूनिट वेक्टर। देख लो ना, फोर्स टू वन ये दिशा है और उसी दिशा में आपका R21 है।
ऐसे ही आप लिख सकते हो ऑल्सो, अगर आपको F12 लिखना है वेक्टर, अगर आपको F12 लिखना है तो आपको ये दिशा देनी पड़ेगी R12, और फोर्स कैसा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अगेन हम ये सेम चार्ज के लिए लिख रहे हैं, तो F12 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन मॉड Q1 मॉड Q2 बाई R12 का स्क्वायर R12 मॉड। ठीक है, इस तरह से हम फोर्स लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में अलॉन्ग विद द यूनिट वेक्टर। ये इसका वैल्यू है। अब देखो यहाँ पर ये सेम है, Q1 Q2 सेम है, R21 R12 सेम है। तो ऐसी स्थिति में अगर मैं कहूँ कि R21 माइनस R21 यहाँ कर दें तो आपके पास ये हो जाएगा। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये सारा टर्म तो सेम है, ये सेम है, ये सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ R21 इज सेम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ R12, ये मालूम है हमें। लेकिन एक चीज़ और मालूम है, R12 का मॉड इज़ नॉट सेम एज द R21 का मॉड, ये भी हमें मालूम है। तो ऐसा करते हैं, जितनी क्वांटिटी है इसको मैं साफ़ कर देता हूँ, जो सेम है उसको मैं साफ़ कर देता हूँ, इसको मैं साफ़ कर दे रहा हूँ। जैसे हम इसको साफ़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F समथिंग R21 कैप, F समथिंग R12 कैप। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। और हमें मालूम है ये उल्टा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, R21 और माइनस लगा देंगे। आपने R12 की जगह पे माइनस R21 कर दिया। तो ये जो पूरा टर्म है अब इसको ऐसे लिखा जाएगा, माइनस टाइम समथिंग R21 कैप, और ये पूरी क्वांटिटी यहाँ उठा के रख दोगे तो ये हो जाएगा F21। तो यहाँ पर वही चीज़, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, एक्शन रिएक्शन का लॉ, वो प्रूफ हो जाता है। तो इस तरह से इसका मतलब है कि जो भी हमने ये अपना पूरा मेथडोलॉजी डेवलप किया है कि किस दिशा में R21 रखा जाए, किस दिशा में F21 रखा जाए, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि सही है तभी तो हम न्यूटन्स के थर्ड लॉ को यहाँ पर वेरीफाई होता हुआ देख रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और इस कन्फ्यूजन से हमेशा बचिएगा, कब F21 लिखें, कब F12 लिखें, और F21 लिखा है तो R21 किधर होगा, F12 लिखा है तो R12 किधर होगा, ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1.3 इस तरह से लिखी गई है। सम रिमार्क ऑफ इक्वेशन 1.3 आर रिलेवेंट। कुछ रिमार्क पढ़ लेते हैं। इक्वेशन 1.3 इज वैलिड फॉर एनी साइन ऑफ Q1 एंड Q2। आप देख रहे हो ये है क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1.3 पेज नंबर 8 पर। तो यहाँ पे लिखा है इक्वेशन 1.3, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हमने प्लस माइनस चार्ज की बात नहीं की है, तो इसलिए जो है आपका ये किसी भी पॉजिटिव या निगेटिव दोनों के लिए सही है। इफ़ Q1 एंड Q2 ऑफ द सेम साइन, यानी दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव है, तो ये रिपल्सन, तो जो फोर्स होगा रिपल्सन डिनोट करेगा, एज इट शुड बी फॉर द लाइक चार्जेस। अगर Q1 Q2 आर अपोजिट साइन है तो F21 इज अलॉन्ग R21 एंड R12 विच डिनोट्स द अट्रैक्शन एज एक्सपेक्टेड फॉर अनलाइक चार्जेस। अच्छा, एक चीज़ और देखो, इसी में बना देता हूँ। इसी में देखो, अभी क्या है, चार्ज Q1 थे, मान लो प्लस है, ठीक है, चार्ज Q2 जो है वो प्लस है, दिशा कैसी है, R21 की ये दिशा है, ये दिशा कैसी है, R12 की ये दिशा है। जब दोनों सेम टाइप के हैं तो उस स्थिति में क्या है, F21 ये डायरेक्शन है, F12 ये डायरेक्शन है, मतलब डायरेक्शन ऑफ दिस एरो and direction of force same, direction of this arrow and the direction of this arrow is same. now अगर ये इनमें से कोई एक निगेटिव हो गया, जैसे एक निगेटिव होगा वैसे ये जो फोर्स की डायरेक्शन है पलट जाएगी, फोर्स डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, तो F21 जो होगा वो उल्टा हो जाएगा, ऐसे ही ये डायरेक्शन पलट जाएगी और ये F12 भी उल्टा हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ R12 और डायरेक्शन ऑफ F12 अपोजिट है, यहाँ डायरेक्शन ऑफ R21 और डायरेक्शन ऑफ F21 ये भी अपोजिट हो जाएंगे। तो इस तरह से वेक्टर डायग्राम में भी हम ये शो कर सकते हैं कि किस तरह से दोनों फोर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और डिस्टेंस के साथ इनका अपोजिट ओरिएंटेशन हो जा रहा है। ओके,
तो वही आखिर में कुल मिला के यही कहा जाता है कि कूलम्स लॉ एग्री विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो कूलम लॉ 1.3 गिव्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इन वैक्यूम। वैक्यूम इसलिए चूंकि हम इस पूरे मेथडलॉजी में 1/4 पाई एप्सिलॉन यहाँ पर कह रहे हैं। इफ़ द चार्जेस आर रिप्लेस्ड इन अ मैटर और द इंटरवेनिंग स्पेस हैज़ मैटर, द सिचुएशन गेट्स कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर विच आर कंसिडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इन मैटर इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो कहते हैं कि जैसे अगर वैक्यूम में हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वैक्यूम का मतलब कोई और तरह का चार्ज वहाँ मौजूद नहीं है, केवल यही Q1 Q2 दो चार्ज हैं। जैसे आप कोई नया मीडियम मानोगे, मान लो कोई इनर्ट गैस या कुछ भी मानोगे, तो उसके अंदर भी तो अपने चार्ज हैं। तो जो पहले से दो चार्ज रखे हैं उनके इर्द गिर्द अगर और मटेरियल के बहुत सारे चार्ज आ जाएंगे तो इन दोनों चार्जों के बीच का जो बल है वो केवल मीडियम के चेंज होने से प्रभावित नहीं होगा, बल्कि वो जो नए मीडियम आए हैं उनके अंदर जो चार्ज हैं उन चार्जों का भी असर इन पहले से मौजूद चार्जों पर होगा। कहने का मतलब ये है, जैसे आपने एक बॉक्स लिया था, उसमें एक चार्ज रखा था Q1, एक चार्ज रखा Q2, ठीक है, इनके ऊपर फोर्स लग रहा है तब जब यहाँ कुछ भी नहीं था। लेकिन अब अगर सोचो हमने इसके बीच में कोई मीडियम ले आए, तो आपने कहा कोई बात नहीं, मीडियम ले आए हैं तो जहाँ पहले एप्सिलॉन नॉट यूज कर रहे थे उसकी जगह पे एप्सिलॉन यूज करिए इस मीडियम की प्रॉपर्टी। तो हम कहेंगे मीडियम की प्रॉपर्टी से केवल एप्सिलॉन ही चेंज नहीं होगा, बल्कि इस मीडियम के अंदर भी तो कुछ प्लस माइनस चार्ज होंगे। भाई कोई मीडियम है, कुछ एटमों से तो मिलकर बना होगा, चाहे इनर्ट गैस हो चाहे कुछ भी हो। तो अब क्या होगा, ये जो नए चार्ज आए हैं ये इन पहले से मौजूद चार्जों को प्रभावित करेंगे। आपने कहा अच्छा क्यों, ऐसा कोई नियम है क्या? मैं कहूँगा हाँ ऐसा नियम है, और उस नियम को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस कहते हैं, जो कहता है कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जो चार्ज होता है उसके ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो बाकी के अगल बगल के चार्जों के इफेक्ट के सम के बराबर होता है। दैट इज कॉल्ड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो वो चीज़ कहा गया है कि हम आगे के चैप्टरों में हम देखेंगे कि अगर हमारा चार्ज किसी मीडियम में रखा है, जैसे डायरेक्ट्रिक मीडियम है, इस तरह कंडक्टिव मीडियम है, तो कैसे उसके ऊपर असर पड़ता है वो चीज़ हमें पढ़नी है अपने अगले चैप्टर में। तो चलो प्यारो बच्चों, अगले क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे, और अगली क्लास में हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं और फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। जैसे हम फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस पढ़ते हैं, इसका मतलब है हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस और अंडररेटेड प्रिंसिपल की तरह से आप लोग के सामने, अंडररेटेड आप लोग के लिए, एक्सपर्ट्स के लिए नहीं, कि यार सुपरपोजिशन का मतलब चार्जों के इलेक्ट्रिक का सम ही तो है, फोर्सेस का सम, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का सम, और उसके आगे पोटेंशियल का सम। लेकिन ये सम होना इतनी ऑब्वियस सी बात नहीं है, हर जगह नहीं मिलती सुविधा, जहाँ मिलती है वहाँ हमें उसको थोड़ा सा और गहराई से समझना पड़ेगा। चले प्यारो, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं विद दिस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।